नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका उदित एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं योगेंद्र मौर्य एक बार फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार यूनिट लेके आया हूँ आप लोग के सामने। इसका नाम एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसको हम यूरिनरी सिस्टम के भी नाम से जानते हैं और हिंदी में कहें तो उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, देखिए ये सिस्टम भी हम बाकी के सिस्टम की तरह हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें होता क्या है, मेनली जो हमारे ब्लड का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। हमारे ब्लड में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वेस्ट होती हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। उन्हें क्या करना, बॉडी से बाहर निकालना। गैस की बात अगर हम करें तो गैस के बारे में हमने पढ़ लिया कि वो हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम था उसमें हमने पढ़ा था कि पल्मोनरी सर्कुलेशन से जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो तो हो जाता है, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जैसे कि यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ग्लूकोज अगर ज़्यादा मात्रा में है, या फिर और भी सारी चीज़ें जैसे किसी मेडिसिन का जो है टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है तो उसको बॉडी के बाहर निकालने का काम जो होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं और कैसे वो अपना काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि यूरिनरी सिस्टम है क्या। ठीक है, डेफिनेशन हम शुरू करें तो यूरिनरी सिस्टम है क्या। डेफिनेशन, द यूरिनरी सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। देखिए कोई भी सिस्टम है तो वो जाहिर सी बात है कि वो ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा। दैट फिल्टर्स ब्लड, जो करता क्या है, ब्लड को फिल्टर करता है। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, क्या कर रहा है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड के अंदर उसको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर फ्लूइड, उसके साथ साथ क्या कर रहा है, बॉडी फ्लूइड जो है उनको रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेट कैसे कर रहा है, अगर बॉडी फ्लूइड ज्यादा है तो उसको बॉडी के बाहर निकाल दे रहा है, अगर बॉडी फ्लूइड कम है तो उसको बाहर निकलने से रोक रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके क्या कर रहा है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड को मेंटेन किए। नेक्स्ट है एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड के साथ साथ ये इलेक्ट्रोलाइट्स को भी क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है एंड फॉर्म यूरिन। और क्या क्या बना रहा है, ये यूरिन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ब्लड से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट थे और उनको पानी के साथ जो एक्स्ट्रा पानी था उनको क्या किया, मिक्स किया और उसके बाद वो बॉडी के बाहर निकाल रहा है, उसी को हम बोलते हैं यूरिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमने बताया कि ये क्या करता है, रिमूव करता है कुछ चीज़ों को जो हमारे बॉडी में जिनकी जरूरत नहीं है, जो वेस्ट है उनको रिमूव करने का काम किसका होता है, यूरिनरी सिस्टम का। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्या क्या, रिमूव ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ों का हमारी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है तो इनको क्या करना है, निकाल देना है। ठीक है, जब ये इनका जो वॉल्यूम है वो अगर हमारी बॉडी में अगर रहेगा, ठीक है, अगर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। तो इसलिए हमें उसको निकालना जरूरी होता है और उसको निकालने के लिए जो सिस्टम हमारी बॉडी में वही है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट हमारा ये जो सिस्टम वो क्या कर रहा है, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस कर रहा है क्योंकि अगर बॉडी में वाटर ज्यादा हो रहा है तो उसको बाहर निकाल दे रहा है, अगर कम है तो क्या कर रहा है कि बहुत ही कम बाहर निकलने दे रहा है, और सब मिला के क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि जिस दिन आप पानी कम पीते हैं उस दिन आपका पेशाब भी कम होता है। इसका मतलब ये जो सिस्टम है वो पानी को बाहर नहीं निकाल रहा है, पानी को अपने बॉडी के अंदर ही रहने दे रहा है ताकि हमारा जो वाटर का लेवल है वो मेंटेन रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अगर ये ज्यादा है तो इनको बाहर निकाल देगा। अगर वही चीज है जैसे पानी को बैलेंस कर रहा है वैसे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी रेगुलेट कर रहा है कि जितनी जरूरत हमारी बॉडी में उतना रह के बाकी क्या कर रहा है, ये बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन। चलिए उसके साथ साथ और भी चीजें हैं जैसे कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ब्लड के पीएच को मेंटेन कर रहा है। कैसे करता है, हाइड्रोजन आयन को कितना निकालना है, कितना बॉडी के अंदर रखना है, उसी से क्या होता है जो हमारा मेटाबॉलिक जो पीएच बैलेंस होता है। ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किडनी है कि कितने इलेक्ट्रोलाइट्स में कितने आयन जो है उनको बाहर निकालना है या फिर अपने अंदर बॉडी के अंदर स्टोर करके रखना है। तो ये होता है कि ब्लड एसिडिक और बेसिक जो नेचर होता है, ब्लड तो वैसे जनरली क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, तो उसको उस नेचर में बना के रखने का, उस पीएच पे बना के रखने का काम जो होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है। पीएच कितना होता है नॉर्मल ब्लड का, 7.4 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, कितना होता है, 7.4। ठीक है, ये ब्लड का पीएच होता है। तो इतना पीएच मेंटेन करने का काम जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। चलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। और वो कैसे करता है, रेनिन मैकेनिज्म। देखिए एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं
रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसको हम पढ़ चुके हैं एक अलग सिस्टम में कि कैसे जो है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके लिए जो यूजफुल हार्मोन्स होता है वो रेनिन भी है। ठीक है, रेनिन का भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये क्या होता है उससे कि एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन कराता है और जाके वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। तो इन पूरे प्रोसेस से क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो जब भी ब्लड प्रेशर कम होता है तो उस टाइम हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम राज सिस्टम के नाम से जानते हैं, वो एक्टिवेट होता है और हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। ठीक है, चलिए बाकी किडनी कैसे एक्टिवेट कर रहा है, रेनिन को कैसे सीक्रेट कर रहा है, उसको भी हम आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट क्या काम करता है ये, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करता है, लाइक एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो है उनको बनाने के लिए एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और वो कहाँ बनता है, तो हमारे किडनी से। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सा हार्मोन बनता है इससे, रेनिन। रेनिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। ठीक है, हमने बताया कि राज सिस्टम होता है, राज सिस्टम। ठीक है, RAAS, जिसमें एक नाम आ रहा है रेनिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो रेनिन जो है हार्मोन वो क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन डी एक्टिवेशन। इसको भी हमने विटामिन वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। अब जाके जो हमारा विटामिन वाला चैप्टर है, विटामिन एंड मिनरल, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि विटामिन डी का एक्टिवेशन कैसे करता है हमारा किडनी। ठीक है, ओके। तो ये तो हमारे ओवरऑल बात हो गई यूरिनरी सिस्टम के फंक्शन की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, देखिए हमारा किडनी। ठीक है, 2 किडनी होती है, 2 यूरेटर है। ठीक है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा। हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, किडनी के बारे में पढ़ेंगे, यूरेटर के बारे में पढ़ेंगे, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे और यूरेथ्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं पहले किडनी से। किडनी क्या है, किडनी देखिए एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होता है, रेट्रो मतलब पीछे। ठीक है, अगर ये जो टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझ में आ रही तो मेरी एक क्लास और है टर्मिनोलॉजी से। ठीक है, जिसमें सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसमें भी हमने आपको बताया कि रेट्रो का मतलब होता है कि पीछे। तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का मतलब क्या है कि जो ऐसे ऑर्गन जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर नहीं है बल्कि पेरिटोनियम के पीछे है, तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। देखो ये क्या है कि दोनों वर्टिब्रल के बगल में होते हैं। ठीक है, जिससे सॉरी वर्टिब्रल के दोनों साइड में होते हैं। जैसे हमारी वर्टिब्री यहाँ से पीछे की तरफ गई है, वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसमें 26 बोन है, उन्हीं के दोनों तरफ। ठीक है, साइड में जो होती है हमारी दोनों किडनी होते हैं। लेकिन राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट। जो हमारी राइट वाली किडनी है, ठीक है, राइट वाली किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे है। ठीक है, नीचे है किससे, लेफ्ट से। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि राइट साइड में होता है हमारा लीवर। ठीक है, और लीवर क्या कि काफी साइज में जो होता है वो बड़ा होता है। अगर हम देखें इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है हमारा लीवर होता है। तो लीवर की प्लेसमेंट के लिए किडनी जो होती है राइट साइड की थोड़ी सी नीचे की तरफ प्लेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, एक्सटेंड फ्रॉम T12 टू L3 वर्टिब्रा। देखिए अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन देखें हमने किडनी का, तो जो हमारा वर्टिब्री है, वर्टिब्री जो हमारी मान लीजिए ये क्या है, T12 है, थोरैसिक 12वीं वाली वर्टिब्री। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है L1, नेक्स्ट L2 और तीसरा जो है वो L3। तो आपकी जो किडनी है वो इस लोकेशन पे होगी। ठीक है, T12 टू से लेके L3 वर्टिब्रा के बीच में जो होती है हमारी किडनी होती है। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो T12 टू L3 के बीच में। नेक्स्ट ये इसका जो शेप होता है वो बीन शेप होता है। ठीक है, बीन आपने देखा होगा, बीन ये इस तरीके का बीन्स होता है। ठीक है, बीन शेप का इसका जो है किडनी का शेप होता है। कलर की बात कर ले हम तो कलर इसका जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का किडनी में बाहर से देखने को मिलता है। नेक्स्ट लेंथ की बात करें तो एक किडनी जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर की। और वेट की बात कर ले तो लगभग 150 ग्राम। ठीक है, लगभग 150 ग्राम वेट होता है एक नॉर्मल किडनी का। चलिए अब हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर हम किडनी का डायसेक्शन करते हैं, किडनी को हम बीच से काट के देखते हैं तो हमें अंदर का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा और उसमें
जो भी स्ट्रक्चर अंदर दिख रहा है उनका क्या क्या नाम है। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका जो है जब हम फंक्शन पढ़ते हैं किडनी का तो सबका अलग अलग फंक्शन देखने को मिलता है। तो एक पूरी की तरह से किडनी और किडनी के अलग अलग स्ट्रक्चर दोनों में अंतर होता है। ठीक है, कि कोई पूछेगा किडनी का क्या फंक्शन है, और फिर उसके बाद किसने पूछा कि किडनी के अंदर स्पेसिफिक इस पार्ट के क्या काम है, तो हमें वो जानना जरूरी है कि इसके अंदर स्पेसिफिक कौन कौन से पार्ट है। तो किडनी को हमने क्या किया, हमने हेल्दी किडनी ली, इसको हमने कट कर दिया। देखिए आपको बाहर से ये जो किडनी का कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर का दिख रहा है। ठीक है, ओके। चलिए हमने क्या किया, अब हम एक हेल्दी किडनी को लेकर उसको हम काट के देखेंगे कि अंदर की तरफ हमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। देखिए ये हमने लिया एक हेल्दी किडनी। ठीक है, ये क्या है, किडनी ली हमने। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो हिस्सा है नीचे की तरफ तो ये नॉर्मल है। ठीक है, जैसा हमें बाहर से देखने को मिलता है, और अंदर की तरफ ये जो हिस्सा हमें कटा हुआ दिख रहा है, इसका हमने क्या किया, किडनी का डायसेक्शन किया। जब हमने किडनी का डायसेक्शन किया तो हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, जो हमें बाहर से देखने को मिलता है, बाहर से जो दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। ठीक है, जो स्ट्रक्चर बाहर से देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल, और यही जो कैप्सूल होता है उसका कलर कैसा देखने को मिलता है, रेडिश ब्राउन कलर का। चलिए कैप्सूल के नीचे जैसे ही हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो हमें दूसरा जो स्ट्रक्चर दिखेगा कैप्सूल के अंदर, उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब हम कॉर्टेक्स के और अंदर जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से कुछ ट्राइंगल शेप का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं मेडुला। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला। ठीक है, या तो इसको मेडुला बोल सकते हैं या तो इसको हम पिरामिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको मेडुला भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम पिरामिड बोल सकते हैं। चलिए मेडुला के नीचे आपको यहाँ पे जो इसका कॉर्नर दिख रहा होगा, लोअर कॉर्नर मेडुला का, उसको हम बोलते हैं पेपिला। ठीक है, जो मेडुला का लोअर कॉर्नर है उसको हम क्या बोलते हैं, पेपिला, जहाँ पे हमारा कलेक्टिंग डक्ट जाके खुलता है। कलेक्टिंग डक्ट क्या है वो हम जब नेफ्रॉन पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, चलिए जो पेपिला है, पेपिला से आप देखिए कि डायरेक्टली एक ट्यूब है, छोटे छोटे ये कनेक्ट है। ठीक है, पेपिला जो है वो छोटे छोटे कई सारे जो है ट्यूब कनेक्ट है, एक पेपिला से एक ट्यूब कनेक्ट है। ये जो ट्यूब होते हैं इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। ये जो ट्यूब है इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। जो कैलिक्स हमारे डायरेक्टली पेपिला से अटैच है इसको हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स, क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स। ठीक है, वैसे एक कैलिक्स की बात करें तो उसको हम कैलिसेस बोलते हैं, लेकिन 3-4 कैलिक्स जब आपस में मिल जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, तो जो डायरेक्टली हमारे किससे जुड़ा हुआ है, पेपिला से जुड़ा, उसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। अब ऐसे 3-4 माइनर कैलिक्स मिलके क्या बनाते हैं, मेजर कैलिक्स। ऐसे 3-4 माइनर कैलिक्स मिलके क्या बनाते हैं, मेजर कैलिक्स बनाते हैं। ठीक है, और ऐसे कई सारे मेजर कैलिक्स मिलके क्या बनाते हैं, रीनल पेल्विस। ठीक है, ऐसे कई सारे जो है मेजर कैलिक्स, देखिए आप पहले यहाँ पे माइनर कैलिक्स था, अब 1 2 3 माइनर कैलिक्स मिलके यहाँ पे जो है वो क्या बन गया, मेजर कैलिक्स। ये दिख रहे होंगे आपको इंडिकेशन, ये क्या है, मेजर कैलिक्स। ठीक है, अब ऐसे कई सारे मेजर कैलिक्स जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे अपना अपना क्या था, मेजर कैलिक्स था। अब मेजर कैलिक्स और ऐसे कई सारे मेजर कैलिक्स मिलके यहाँ पे क्या बना रहा है, रीनल पेल्विस। ठीक है, ये जो हिस्सा हमारा जो हमारा डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है, यूरेटर से जुड़ा है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, रीनल पेल्विस। ओके, तो रीनल पेल्विस तक हमने देख लिया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि जो सबसे आउटर होता है वो होता है कैप्सूल। कैप्सूल के नीचे जो है वो कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स के और नीचे हम जाएंगे तो हमें मेडुला मिलेगा जो ट्रायंगल शेप होता है। मेडुला का जो लोअर पोर्शन होता है यहाँ पे उसको हम पेपिला बोलते हैं, और पेपिला से जो ट्यूब पतली वाली कनेक्ट होती है इसको हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स। और ऐसे कई सारे छोटे छोटे माइनर कैलिक्स मिलकर क्या बनाते हैं, मेजर कैलिक्स। कई सारे का मतलब 3-4 माइनर कैलिक्स मिलकर एक मेजर कैलिक्स बनाते हैं, और ऐसे 3-4 मेजर कैलिक्स मिलकर क्या बनाते हैं, रीनल पेल्विस। ठीक है, और रीनल पेल्विस जो होती है वो आगे की तरफ यूरेटर से क्या होती है, कंटिन्यू होती है। ठीक है, जो रीनल पेल्विस है वो आगे की तरफ यूरेटर में क्या होती है, कंटिन्यू होती है। तो यूरिन का जो प्रोडक्शन होता है वो यही हमारे कॉर्टेक्स और मेडुला में होता है, क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। वो अगर कोई पूछे कि कहाँ होता है तो इसका कुछ हिस्सा जो होता है हमारे किस में होता है, कुछ हिस्सा हमारे कॉर्टेक्स में होता है और कुछ हिस्सा इसका जो है वो मेडुला में होता है। ठीक है, तो यही जो इसका स्ट्रक्चर है वो इसका क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है। हमने बात कर ली नेफ्रॉन की, तो इसके आगे जो है हम नेफ्रॉन पढ़ेंगे।
देखिए ये जो किडनी के स्ट्रक्चर में मैंने दिखाया, यहाँ पे आपको दो वेसल्स भी दिख रहे होंगे, जिसमें एक रीनल आर्टरी है और एक रीनल वेन है। ठीक है, रीनल आर्टरी जो है यही क्या करती है कि किडनी के अंदर ब्लड लेके आती है, जिसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनको हमें बाहर निकालना है। ठीक है, और ये क्या करती है, जब ब्लड लेके अंदर आती है तो ये अपने फंक्शनल यूनिट के पास पहुंचती है। अब देख रहे होंगे कि ये कहाँ गई है, तो ये जो है हमारे जो दो ऐसे जो मेडुला बने हुए हैं, दो मेडुला के बीच से होते हुए ये निकल रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, जहाँ पे हमने बताया कि नेफ्रॉन होता है। ठीक है, वहां पे जा रही है और वहां पे जाने के बाद इनका जो पूरा प्रोसेस जो होता है फिल्ट्रेशन का, वहीं पे होता है। और होने के बाद ये मेडुला से होते हुए, पेपिला से होते हुए, इस कैलिक्स से होते हुए कहाँ चली जाती है, रीनल पेल्विस में, और पेल्विस से होते हुए यूरेटर से के थ्रू चली जाती है ब्लैडर में। ठीक है, जो हमारा फिल्ट्रेट चीजें जो फिल्टर होके वेस्ट प्रोडक्ट बनी है वो कहाँ चली जाती है, फाइनली हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, और वहां से हम क्या करते हैं, उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। और जो अच्छी चीजें हैं, मतलब जैसे हमने ब्लड को फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद जो हमारा प्योर ब्लड है अब वो क्या करता है कि इस रीनल वेन्यूल से होते हुए क्या कहाँ था, हमारे वेन्स में, और वेन्स क्या करते हैं, इसको कैरी करके वापस कहाँ पे भेज देती है कि हार्ट में, और हार्ट क्या करता है उसको फिर पूरी बॉडी में ऐसे सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने बात कर ली किडनी के स्ट्रक्चर की और फंक्शन की। ठीक है, कि किडनी कैसा होता है। अब हम बात करेंगे कि नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है कैसे, और कैसे ये क्या करता है, फिल्टर कर रहा है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन देखिए, नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। एक किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। और एक किडनी में जो है लगभग 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख, और 1 से 1.5 मिलियन लगभग नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। ठीक है, ये बात हमेशा रखिए, याद रखिए कि हम एक किडनी की बात कर रहे हैं। ईच किडनी, एक किडनी में 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। चलिए, नेफ्रॉन जो है हमने बताया था कि आपका यहाँ पे नेफ्रॉन देखने को मिलेगा, जिसका कुछ हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स में होता है और कुछ हिस्सा किस में होता है, मेडुला में होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे बड़ा करके दिखा रहे हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर था, इसके ऊपर का स्ट्रक्चर जो है ये वाला, ये तो आपका होता है किसमें, कॉर्टेक्स में। ठीक है, और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका किसमें, मेडुला। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर किसमें, कॉर्टेक्स में, और कुछ किसमें, मेडुला में। आइए हम देखते हैं कि ये जो किडनी जो हमारा नेफ्रॉन है वो फाइनली कैसे काम करता है। हमने बताया था कि यहाँ पे जो आर्टरी है, आप देख रहे होंगे कि ये रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड लेके किडनी की तरफ आ रही है। ठीक है, यानी कि ये जो आर्टरी है वो ब्लड लेके आई, ये ब्लड इस रास्ते से होते हुए कहाँ गए, इस नेफ्रॉन के पास। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो ये ब्लड जो है इस तरीके से होते हुए कहाँ गए, यही पे हमारा नेफ्रॉन बैठा हुआ यहाँ तक पहुंच गया। नेफ्रॉन में जाने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस होता क्या है, तो इसी जो हमारी आर्टरी आई है, ये जो हमारी अफरेंट आर्टरी है, यही क्या होती है, उनका वहाँ पे एक कैपिलरियल मेस होता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे छोटी छोटी ये जो आर्टरी है वो काफी ज्यादा पतले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ पे गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक, अब यही जो है ग्लोमेरुलस के अंदर ही पूरा प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का। ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर जाने के बाद ब्लड के प्रेशर की वजह से जो उसमें भी जो उसके अंदर सब्सटेंस है, ठीक है, वो छन छन के किस में चले जाते हैं, तो इस कैप्सूल में चले जाते हैं। ये आपको जो कैप्सूल यहाँ पे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ये जो कैप्सूल इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस के अंदर से छन की चीज किस में चली गई, ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो है छना हुआ पोर्शन, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारी आर्टरी आई थी उसने छानने के बाद ये आर्टरी कंटिन्यू हो जाती है, आगे की तरफ जाती है, और यही जो नेफ्रॉन के बाकी के पोर्शन है उन्हीं के आसपास ये घूम रही होती है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इन्हीं के पास इनकी क्या है, ढेर सारी ब्रांचेस है। तो होता है क्या है कि इसने क्या किया, यहाँ से चीजों को निकाल दिया। ठीक है, अब वो जो ब्लड में कंटेंट था वो छन के किस में चला गया, किडनी में। ठीक है, और किडनी में वही चीजें जाती है, किडनी में भी कहाँ, किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट में, नेफ्रॉन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, छन के उसमें चला गया। और वही चीजें हैं जैसे कि बड़े मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो नहीं छन पाते हैं, क्योंकि जो हमारे ग्लोमेरुलस के पोर्स होते हैं वो उसी चीज को अलाउ करते हैं छनने के लिए जो उस पोर्स से छोटे हो। तो इसमें हमारा जो ब्लड सेल्स है वो कभी भी नहीं छनते हैं। अगर ब्लड सेल्स छन रहा है, हमें चूरिया वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब कि हमारे किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, नॉर्मली कभी भी ब्लड सेल्स हमारे किडनी में फिल्टर नहीं होते हैं।
ठीक है। तो ये जो है वो निकलने के बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पे छनने के बाद चीजें आ गई हमारे किसमें, कैप्सूल में। कैप्सूल से होते हुए ये ट्यूबल्स आपको दिख रहे होंगे, ये जो ट्यूबल्स हैं, ठीक है, ये ट्यूब है, ठीक है। ये जो ऊपर की तरफ ट्यूब है जो हमारे डायरेक्टली ग्लोमेरुलर कैप्सूल से स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पीसीटी। ये हमारा क्या है, पीसीटी, ठीक है, प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ठीक है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ठीक है। उसके बाद नीचे में आएंगे तो हमें दूसरा जो पतला वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर जो था मोटा वाला, उसको हमने बोल दिया पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। उसके बाद पतला वाला स्ट्रक्चर है जहाँ पे लूप बन रहा है, जहाँ पे नॉच सारे जो ये घुमाव हमें देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले आगे की तरफ कंटिन्यू हो जाता है किसमें, ये वाला जो स्ट्रक्चर है मोटा वाला, इसको हम बोलते हैं डीसीटी। अभी डीसीटी क्या है, डीसीटी क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ठीक है, पीसीटी डीसीटी। अब ये जो डीसीटी है वो आगे की तरफ एक कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होता है। ये जो डक्ट है ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, इसका नाम क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। और यही कलेक्टिंग डक्ट जाके हमारे पेपिला में ओपन होता है, ठीक है। पेपिला हमने बताया था अभी स्ट्रक्चर में, जो किडनी का स्ट्रक्चर बताया था, पेपिला यहाँ पे, ये जो पेपिला यहीं पे जाके हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट ओपन होता है। तो फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए जाके पेपिला से कहाँ पे चला जाता है, इस माइनर कैलिक्स के अंदर। और फाइनली ये जो है रास्ता वो उसको कहाँ लेके जाती है, बाहर निकालने के लिए आगे की तरफ मूव कर देती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल, हमने कंप्लीट बात कर ली नेफ्रॉन के बारे में। चलिए, नेफ्रॉन में हमने इसके स्ट्रक्चर को देख लिया, लेकिन हम इसके फंक्शन को समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। हमने बताया कि यहाँ पे ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद जो प्रोडक्ट था, वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे इसमें कुछ पानी भी होगा, ठीक है, पानी के साथ साथ कुछ हमारी इंपॉर्टेंट चीजें भी, जैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम भी छन गए, जिन्हें हमें बाहर नहीं निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि छन गए तो छन गए, हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो ट्यूब है जिसमें छना हुआ प्रोडक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है निकलने के लिए, लेकिन इसको निकलने से पहले हम रास्ते में से उठा लें। ये भी तो कर सकते हैं कि गलती से छन गया, प्रेशर था और प्रेशर ने उसको निकाल दिया, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हमें वापस लेना है। तो हम क्या करेंगे कि उसको वापस लेने की कोशिश करेंगे। तो वापस हम कैसे लेते हैं, हमने बताया कि ये जो आर्टरी आती है यहाँ पे, आर्टरी ने यहाँ पे बनाया गुच्छा, जिसको हमने बोला ग्लोमेरुलस, और फिर उसके बाद इसकी एक ब्रांच आगे की तरफ चली जाती है। और ये जो ब्रांच है वो इसी नेफ्रॉन के जितने भी ट्यूब है उनके आसपास ऐसे ऐसे क्या होती है, इनके आसपास लगी होती है, उनसे चिपकी होती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो ब्रांच है इस आर्टरी की, वो क्या करती है कि उन सारी चीजों को वापस से उठा लेती है जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है। बात को समझिएगा कि जैसे पानी ज्यादा निकल गया तो हमें उस पानी को, पूरे पानी को निकाल नहीं देना है, हमें क्या करना है, उस पानी को रीअब्जॉर्ब करना है, वापस उठाना है। तो वापस हम कैसे उठाएंगे, जब हमारी इसकी कोई एक ब्रांच जो इसके आसपास जाएगी तो यहाँ से वो क्या करेगी, उसको उठा सकती है वापस, ठीक है। यहाँ से उसने क्या किया, अपने अंदर ले लिया, ठीक है, यहाँ से उसने क्या किया, इसको उठा लिया। उठाने के बाद क्या होगा कि ये यही जो आर्टरी थी हमारी, ये जो आर्टरी की ब्रांचेस थी कैपिलरीज, वो आगे की तरफ जब जाती है तो इस ट्यूब को न्यूट्रिशन देते हुए, क्योंकि हमारी आर्टरी का काम न्यूट्रिशन देना भी है, तो इसको न्यूट्रिशन देते हुए ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वेन्स में। पहले ये वेन्यूल्स में कन्वर्ट होंगी, फिर उसके बाद ये वेन्स में कन्वर्ट होंगी। तो इस वेन्स से क्या होगा कि जितनी भी चीजें जो हमारे लिए यूजफुल थी और वो फिल्टर हो चुकी थी, छन चुकी थी, उसको वापस लेके ये वापस किसमें लेके चली जाएंगी, ब्लड वेसल्स में। और फाइनली ये ब्लड वेसल जो है उसको लेके चली जाएगी किसमें, हमारे सर्कुलेशन में, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो चलता रहता है, क्योंकि देखिए जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो 1 मिनट में जो फिल्ट्रेशन होता है वो 125 ml का होता है, ठीक है। अब 1 मिनट में 125 ml फिल्टर हो रहा, तो आप सोचिए कि हर घंटे कितना फिल्ट्रेशन होगा, आप समझ रहे हैं नहीं। और हर घंटे छोड़िए, हर दिन में कितना फिल्ट्रेशन होगा, आप कैलकुलेट करके देखिए कि 125 ml है जो वो पर मिनट हो रहा है। 1 मिनट में 125 ml आपका यूरिन बन रहा है, ठीक है।
और उसके उसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो 1 घंटे का बनेगा। अब ये 24 घंटे से हम कर ले तो पूरे 1 दिन का बनेगा। अब सोचिए कि अगर इतना यूरिन हम बॉडी से बाहर निकाल दे तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। इतना तो हम लेते भी नहीं जितना ये बन रहा है। तो हमें क्या करना है कि जितना भी फिल्ट्रेशन हर मिनट में होता है उसका सिर्फ 1% हिस्सा ही बॉडी के बाहर निकलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर 1 ml में हम बोल दें कि 100 ml बना, 1 मिनट में 100 ml फिल्टर हुआ, ठीक है, तो इस 100 ml में से 99 ml को वापस से उठा लिया जाता है। वापस ये जो हमारी कैपिलरी वो क्या करेगी, इसको उठा लेती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी के अंदर। बचा हुआ 1% ही क्या करना है, बॉडी के बाहर निकालना। और यही जो होता है हमारा यूरिन बनता है, ठीक है। चलिए, तो ये टोटल में बात करी नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन करता क्या है, फिल्टर करता है। फिल्टर के साथ साथ क्या करता है, चीजों को रीएब्जॉर्ब करता है। रीएब्जॉर्ब के साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करता है, बॉडी के बाहर निकाल देना, ठीक है, एक्सक्रीट आउट कर देना। ये हो गई नेफ्रॉन की बात। अब हम बात कर लेते हैं नेफ्रॉन के ही स्ट्रक्चर में एक होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस। चलिए, इसको हम समझते हैं कि इसका क्या काम क्या होता है। देखिए, ये जो है ये हमारा स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था कि एक जो आर्टरी है वो आती है जिसको बोलते हैं अफरेंट आर्टेरियल, जो ब्लड लेके आती है कहाँ पे, किडनी नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। और यही जो थी इसकी ढेर सारी ऐसे ब्रांचेस जो हमने बताया कि इसी की पतली पतली ढेर सारी ब्रांचेस बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस की बात, यही आर्टरी जो है वो फर्दर आगे की तरफ जाती है, इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियल। और ये जो होती है वो नेफ्रॉन के बॉडी के पास, मतलब जितने भी ट्यूब हैं उनके आसपास ऐसे बिछी होती है, ठीक है, जो रीएब्जॉर्प्शन के लिए यूजफुल होती है। तो वही हमारे डीसीटी का जो हमारा डिजिटल ट्यूब है, डिजिटल ट्यूब का एक हिस्सा जो है वो ऐसे घूमते हुए यहीं पे वापस इस आर्टरी से कनेक्ट होते हुए जाता है, इस आर्टरी के पास से टच होते हुए जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलता है इसी को हम बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस। इनका काम क्या होता है, देखिए ये जो हमारा ट्यूब है, ये ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है। और ये कौन सा ट्यूब है, ये ट्यूब वही है जो हमने इसके पहले दिखा था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो ट्यूब है, ठीक है, यही ट्यूब है। और ये ट्यूब ऐसे घूमते हुए कहाँ आता है, हमारे इस आर्टरी के थ्रू, आर्टरी के पास से होते हुए जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इस ट्यूब के अंदर जो भी फिल्टर होने के बाद जो प्रोडक्ट बना है उसको, उसका जो है ये ट्यूब जो है, ये ट्यूब जो है इसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि ये उनको पता चल जाता है कि इस फ्लूइड के अंदर, जो इसके अंदर फ्लूइड फिल्टर होकर भरा है जिसको बाहर निकालना है बॉडी के, उसमें सोडियम क्लोराइड का मात्रा कितना है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का ज्यादा होना ये दिखाता है कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर उतना ज्यादा सोडियम छन के चला गया ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो अगर सोडियम बढ़ा हुआ है, सोडियम क्लोराइड बढ़ा हुआ है, तो ये जो हमारा ट्यूबल्स हैं ये मैसेज देते हैं, ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किससे, ये जो हमारी आर्टेरियल ब्रांचेस है, ठीक है। और आर्टरी के पास जब ये मैसेज देते हैं तो वहां पे कुछ सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। ये क्या करते हैं कि हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, ठीक है। और कौन सा हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जैसे कि मान लीजिए अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, ठीक है, या फिर ब्लड प्रेशर कम है, तो उस तरीके से क्या करते हैं कि जिसकी जब जरूरत पड़े तो वहां पे क्या करते हैं उसका सिक्रेशन कराती है, ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे थे जक्स्टाग्लोमेरुलस की। तो जैसे कि क्या हुआ कि NaCl हमें अगर सोडियम क्लोराइड बढ़ा हुआ देखने को मिला तो इसका मतलब क्या है कि बीपी बढ़ा हुआ है। तो ये क्या करता है कि डायरेक्टली इससे क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। और जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल के अंदर कैपेसिटी होती है रेनिन को और एडिनोसिन को सिक्रेट करने की, ठीक है, एडिनोसिन। ये दो हार्मोन जो है वो हमारा जक्स्टाग्लोमेरुलस सिक्रेट करता है। तो रेनिन का काम तो होता है क्या करना, बीपी को बढ़ाना, ठीक है, वही एडिनोसिन का काम होता है बीपी को कम करना, ठीक है। तो अगर NaCl हमारा बढ़ा हुआ मिलेगा तो हमारा जक्स्टाग्लोमेरुलस जो है वो क्या करेगा, एडिनोसिन को रिलीज करेगा जिससे ब्लड प्रेशर कम हो सके। वही अगर NaCl का लेवल हमें कम देखने को मिलेगा इस ट्यूब के अंदर तो ये इससे कम्युनिकेट करेगा, बोलेगा कि प्रेशर कम है, तो ये जो है जक्स्टाग्लोमेरुलस वो रेनिन को सिक्रेट करेगा और राज सिस्टम के थ्रू हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये तो होगा जक्स्टाग्लोमेरुलस ऑपरेटस की बात। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि नेफ्रॉन का और क्या का काम होता है। नेफ्रॉन का देखिए मेनली 3 काम होता है। एक तो हमारा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन का काम होता है।
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अगर ग्लोमेरुलस के अंदर ही फिल्ट्रेशन होता है। जैसे हमने बताया कि एक आर्टरी आई, इसने क्या किया, ऐसे ऐसे ब्रांचेस बनाई और फिर इसके बाद ये चली गई। ये अफ्रेंट थी और ये इफ्रेंट थी। यहाँ पे कैप्सूल था जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल। यहाँ से चीजें छन छन के इसी कैप्सूल में जाती है और इसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ब्लड प्रेशर फोर्स प्लाज्मा इनटू बोमेन कैप्सूल। ये जो हमारा ग्लोमेरुलर कैप्सूल है इसको हम बोमेन कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। और जो इस ब्लड के अंदर प्रेशर था, ये जो प्रेशर है वही क्या करता है कि धक्का दे दे के चीजों को यहाँ पे फिल्टर कर देता है, जो कि क्या करता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के नाम से हम इसको जानते हैं, जो फिल्टर होकर कहाँ पे चला जाता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है जो फिल्टर होके आए हैं ब्लड से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो GFR है यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो 125 ml पर मिनट। ये हम बता चुके आपको कि पर मिनट 125 ml होता है। लेकिन जब ये आगे की तरफ बढ़ता है ट्यूब में, तो इस ट्यूब से यही आर्टरी जो है वो आगे की तरफ आके फर्दर क्या बनाती है, कैपिलरी, और यहाँ से चीजों को वापस उठा लेती है अपने अंदर। ठीक है, अपने अंदर क्या करेगी, वापस उठा लेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब हमने बताया कि 125 ml जो हमारा 125-120 ml पर मिनट हो रहा था, ऐसा नहीं कि हमको पूरा बाहर निकाल देना, हमें वहां पे चीजों को रीएब्जॉर्ब करना है। ठीक है, जो कहाँ पे होता है कि आगे की तरफ जो ट्यूब है उसमें रीअब्जॉर्ब हमें देखने को मिलता है। तो अगर मेनली PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स जो होते हैं उसमें हमें ज्यादातर रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। ठीक है, यूजफुल सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब, जो हमारे लिए यूजफुल है लेकिन वो गलती से क्या हुआ, गलती से मतलब क्या है कि प्रेशर से, ब्लड का इतना प्रेशर था कि उसने उसको क्या किया कि फिल्टर कर दे, छान के बाहर निकाल दे, लेकिन हमारे बॉडी के लिए वो जरूरी है तो उसको हम क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, लाइक क्या है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीजें गलती से छन गई, लेकिन इसे हम क्या कर लेंगे, वापस उठा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। देखिए कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमारे बोमेन कैप्सूल में भी नहीं जाती, जैसे कि हमारा जो ग्लोमेरुलस था वो उनका फिल्टर नहीं कर पाता है, वो आगे ब्लड से जाती है, तो वो क्या होगा कि जहां से वो रीअब्जॉर्ब करी थी वहीं से वो कुछ ऐसी चीजें जो फिल्टर नहीं हो पाए थे उनको बॉडी से बाहर भी निकाल देती हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको, यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने बताया था कि यहाँ से चीजों को उठाया जाता है, इस ट्यूब से क्या करती है हमारी कैपिलरीज चीजों को उठा लेती है, रीअब्जॉर्ब करती है। तो यही से ये कैपिलरी अगर कोई चीज यहाँ से नहीं छनी है तो वो क्या करेंगे, यहाँ से उसको निकाल के इस ट्यूब के अंदर भी भेज देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव सिक्रेशन या फिर हम बोल सकते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, अगर इन DCT ये मेनली किसमें होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में होता है और कलेक्टिंग डक्ट में होता है। ठीक है, कि वहां तक जाते जाते भी चीजों को क्या किया जाता है, उसके अंदर निकाल दिया जाता है। अगर हमारे लायक नहीं है फिर भी हमारे ब्लड के अंदर बच गया, छना नहीं है, ब्लड के अंदर बच गया, तो वही ब्लड वेसल्स जो आगे की तरफ कैपिलरी बनाती है, ट्यूबुलर कैपिलरी, वो उनके अंदर क्या करती हैं कि चीजों को सिक्रेट आउट कर देती हैं। ठीक है, उनको बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, वेस्ट सब्सटेंस सिक्रेटेड जैसे कि हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन निकालना इसमें जरूरी है जिससे हमारा pH जो है वो मेंटेन रहता है। पोटेशियम आयन, अगर पोटेशियम आयन है ठीक है और ज्यादा हमारी बॉडी में, तो उसको भी बाहर निकाल देना। कोई ड्रग सब्सटेंस है और क्रिएटिनिन, इनकी जरूरत अगर हमारी बॉडी में नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूरेटर्स की। हमने किडनी देख लिया, नेफ्रॉन देख लिया, अब हम बात करेंगे यूरेटर्स की। ये नंबर में 2 होते हैं। ठीक है, किडनी की तरह ये भी 2 होते हैं। ईच किडनी से 1 यूरेटर नीचे की तरफ आता है। इसका जो लेंथ होता है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। और ये क्या करते हैं, कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करते हैं, ये किडनी, ठीक है, ये किडनी यहाँ से ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करके कहाँ पे लेके जाएंगे, ब्लैडर के पास। ठीक है, और ये जो दोनों स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं यूरेटर। ये क्या है, यूरेटर। इनका लेंथ जो है 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। ये क्या करते हैं, कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ से किडनी से लिया और कहाँ लेके जाना, यूरिनरी ब्लैडर तक। लिंक्ड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये जो होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, सॉरी हम यूरेटर की बात कर रहे थे। ये क्या होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से लिंक्ड होते हैं। और मूवमेंट जो होता है इनके अंदर पेरिस्टाल्सिस होता है। जैसे कि हमारे जीआई सिस्टम में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, वैसे ही इस यूरेटर के अंदर भी मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, जो क्या करता है, यूरिन को फोर्सफुली क्या करते हैं, आगे की तरफ धक्का देके ब्लैडर के पास पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो क्या है, मस्कुलर हॉलो ऑर्गन होता है। ये खोखला है क्योंकि इसके अंदर यूरिन को स्टोर करना है।
इसका काम क्या होता है, स्टोर यूरिन। इसी के अंदर जो होता है यूरिन हमारा स्टोर होता है। ये हमारा यूरेटर है, यूरेटर से यूरिन आया, ठीक है, और ये कहाँ से है, किडनी से, किडनी से यूरेटर से होते हुए हमारे ब्लैडर में आया और यहाँ पे स्टोर होने लगा। इसकी कैपेसिटी जो है वो 300 से 500 ml है। 300 के बाद आपको यूरिनेशन फील होना शुरू हो जाता है, 500 के बाद बहुत ज्यादा फोर्सफुली शुरू होता है, और 600-700 के बाद अगर ऐसा बढ़ता जाएगा तो वो अनकंट्रोल यूरिनेशन हो जाएगा, ठीक है, आपके कंट्रोल में नहीं होगा और जो है वो यूरिन बाहर की तरफ निकल जाएगा। देखिए ये जो मसल्स है जिससे हमारा ब्लैडर बना होता है उसको हम बोलते हैं डेट्रूसर मसल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखिएगा कि किस मसल से हमारा यूरिनरी ब्लैडर बना होता है, तो डेट्रूसर मसल से बना होता है, ठीक है। दो स्फिंक्टर होते हैं, एक हमारे इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। यहाँ पे स्फिंक्टर दिख रहा है, यहाँ पे मतलब कि दो दरवाजे यहाँ पे होते हैं जो क्या करते हैं, इस ब्लैडर को बंद करके रखते हैं, ठीक है। अंदर वाला दरवाजा जो है वो तो ऑटोमेटिकली खुल जाता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन बाहर का जो दरवाजा है वो हमारे कंट्रोल में होता है। उसको भी हम देखेंगे कि कैसे ये हमारे कंट्रोल में, ठीक है। तो ओवरऑल हमने बात कर ली ब्लैडर की। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कैसे हमारा मिक्सचरेशन प्रोसेस होता है। पेशाब वाला जो पूरा प्रोसेस है कि यूरिन आया, उसके बाद हम कैसे यूरिन को बाहर निकालते हैं, ठीक है, ओके। मिक्सचरेशन या फिर इसको हम यूरिनेशन बोल सकते हैं, या फिर प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन, यूरिन को एक्सपेल आउट करना, बाहर निकालना। देखिए ये जो है कंट्रोल बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। वॉलंटरी कंट्रोल ये हमारी इच्छा में होता है, लेकिन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से भी होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि जो हमारी इच्छा में ना हो, खुद ही हो जाए, बट ये क्या है, वॉलंटरी कंट्रोल होता है। वॉलंटरी कंट्रोल भी ऑटोनोमिक भी, चले हम इसको समझते हैं कि क्या कि वॉलंटरी तब होता है जब हम 2 से 3 साल के बाद, ठीक है, कि उसके पहले इनवॉलंटरी होता है। जैसे आपने छोटे बच्चों में देखा होगा कि वो पेशाब कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता, लेकिन जब 2 से 3 साल के बाद ये ऊपर जाते हैं एज में, तो क्या होता है कि ये वॉलंटरी हो जाता है। फिर हमारी इच्छा से जब हम जहां जाते हैं, जहां चाहते हैं वहां पे हम यूरिन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है, देखिए हमारा ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर के अंदर भर गया यूरिन, ब्लैडर के अंदर क्या भर गया, यूरिन, ये यूरिन भर गया। अब यूरिन को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो यूरिन को बाहर निकालने के लिए जब यहाँ पे यूरिन भरता गया तो इसने लगाया इस वॉल पे प्रेशर, जो इसकी मस्कुलर वॉल थी ये वाली, इस पे लगाया प्रेशर। तो यहाँ पे एक सेंट्रल जो हमारा रास्ता था वो मैसेज को लेके गया कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। ये मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड ने इस मैसेज को भेजा ब्रेन के पास, ठीक है, ब्रेन के पास भेजा, और ब्रेन ने उसको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, उसको समझा कि यूरिनेशन जो है वो फील हो रहा है, ठीक है, पेशाब फील हो रही है। इसने क्या किया कि एक मैसेज दिया, ठीक है, मैसेज दिया नीचे की तरफ, और ये मैसेज और नीचे आ गया, ठीक है। चलिए हम समझते हैं पहले इसको डिटेल में कि जब इसने मैसेज दिया हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक मैसेज गया, लेकिन उसके साथ साथ मैसेज को यहीं से घुमा दिया गया, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए मैसेज को यहीं से घुमा दिया गया है, और ये मैसेज फिर वापस कहाँ चला आया, हमारे ब्लैडर के पास। और ब्लैडर के पास आने के बाद इसने क्या किया कि इस यूरिनरी जो ब्लैडर है, इसकी जो मसल्स है डेट्रूसर मसल्स, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। मतलब मैसेज यहाँ से गया और यहीं से घूम के आ गया, और ब्लैडर हमारा सिकुड़ना शुरू हो गया। मतलब ब्लैडर को दबाया जाने लगा ताकि जो इसके अंदर यूरिन है वो बाहर आ जाए, ठीक है। उसके साथ साथ यही से एक ब्रांच आ गई जो इंटरनल स्फिंक्टर को भी इसने खोल दिया, और ये जो चीज हो रही है वो हमारी इच्छा में नहीं है। ब्लैडर हमारा सिकुड़ना शुरू हो गया, इंटरनल स्फिंक्टर भी खुल गया, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं था, ठीक है। लेकिन जो बाहरी दरवाजा ने बताया कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है ये अभी बंद है, और यही हमारी इच्छा में होता है, ठीक है। क्योंकि जब हमारे यहाँ पे जो ये ब्रांच आई थी, इसने क्या किया, ये एक मैसेज दे दिया हमारे ब्रेन को कि ब्लैडर भर गया है, अब इसको खाली करने जा रहा है, तुम अपना देख लो, ठीक है। तो इसने एक मैसेज दिया, ये मैसेज आया नीचे की तरफ, आपको दिख रहा होगा कि ये मैसेज गया हमारे कहाँ पे, जो हमारा बाहरी दरवाजा था एक्सटर्नल स्फिंक्टर, वहां पे गया, और ये हमारी पूरी तरह से क्या होता है, कंट्रोल में होता है, और इसको जब हम चाहेंगे तब खोल सकते हैं। और इसीलिए यूरिन 2 से 3 साल के बाद हमारे कंट्रोल में हो जाता है। उसके पहले क्या होता है कि बच्चों में ना तो ये स्फिंक्टर मजबूत होता है, मतलब ये स्फिंक्टर भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और उनका माइलिनेशन भी प्रॉपर नहीं होता, तो ये जो मैसेज आ रहा है इस स्फिंक्टर के पास वो नहीं आ पाता, ठीक है। तो ब्रेन से ब्लैडर का प्रॉपर कम्युनिकेशन न होने की वजह से बच्चे जो थे वो इनवॉलंटरीली क्या करते हैं, यूरिन को पास आउट कर देते हैं। ये तो हमारा टोटल हो गया मिक्सचरेशन प्रोसेस। अब हम कुछ चीजें और स्ट्रक्चर इसका बचा है, जैसे कि यूरेथ्रा। अब लास्ट में हमारा एक स्ट्रक्चर बचा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, एक छोटा सा ट्यूब है, और ये क्या करता है, कैरी यूरिन आउटसाइड द बॉडी, जो क्या करता है कि ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकाल देता है,
बॉडी के आउटसाइड निकाल देते हैं। देखिए मेल और फीमेल में यूरेथ्रा का साइज अलग अलग होता है। मेल में जो था वो 18 से 20 सेंटीमीटर होता है, वही फीमेल में 4 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और यही कारण है कि फीमेल में यूटीआई बहुत ही आसानी से देखने को मिलती है, बहुत ही आसानी से यूटीआई होती है, क्योंकि उनका यूरेथ्रा छोटा होता है, तो इजिली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम के पर्पज से हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि फंक्शनल यूनिट क्या है हमारे यूरिनरी सिस्टम का या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो मैंने बताया नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन जो है इसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। नेक्स्ट, कौन कौन से हार्मोन्स किडनी से बनते हैं? तो एरिथ्रोपोइटिन बनता है। ठीक है, और क्या बनता है? रेनिन। ठीक है, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन जो हमारा हार्मोन है वो किडनी से बनता है। नेक्स्ट, नॉर्मल जीएफआर कितना होता है? तो 125 ml पर मिनट। ठीक है, 125 ml पर मिनट नॉर्मल जीएफआर होता है। नेक्स्ट पूछ सकता है कि एपिथेलियम ऑफ ब्लैडर, जो हमारा ब्लैडर होता है, ब्लैडर उसकी जो एपिथेलियम होती है वो किस टिश्यू से मिलकर बना होता है? तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम? ट्रांजिशनल ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ पे है देखिए, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से हमारा ब्लैडर बना होता है। तो ओवरऑल हमने पूरे यूरिनरी सिस्टम को समराइज कर दिया है। ठीक है, और आपको इस यूनिट में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, अगर कोई कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।